नमस्कार, टीवी 27 न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के व्यापक असर की। दिल्ली में बीजेपी की जीत से यहां की राजनीतिक फिजा तो बदली ही, साथ ही पूरे देश की राजनीति में भी इसका असर पड़ने की संभावना है। दिल्ली में तो बीजेपी के लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल थीं, फिर चाहे वो चुनाव प्रचार की रणनीति हो, केजरीवाल का जेल जाना हो या फिर कांग्रेस का चुनावी मैदान में मजबूती से उतरना हो। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सीटों की संख्या 48 और 22 जरूर है, लेकिन कुल वोटों का अंतर सिर्फ 1,90,000 है और कांग्रेस को कुल 6 लाख वोट मिले हैं। अगर कांग्रेस नहीं होती तो क्या ये 6 लाख वोट बीजेपी के खाते में आते? शायद नहीं। वहीं करीब 61 लाख लोगों ने मतदान ही नहीं किया। कम वोटिंग का फायदा बीजेपी को मिला और वो दिल्ली में सरकार बना रही है। लेकिन क्या बीजेपी को दिल्ली की ये जीत आगे चलकर भारी पड़ने वाली है? क्योंकि दिल्ली में तो बीजेपी ने कांटे से कांटा निकालने की रणनीति अपनाई थी। 300 यूनिट फ्री बिजली से लेकर तमाम फ्री बीज और सुविधाएं वो दिल्ली की जनता को देंगी। क्या बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के लोग अब इसकी मांग नहीं करेंगे? बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात ब्रांड मोदी का फिर से स्थापित हो जाना है। पिछले लोकसभा चुनाव के परिणामों से ऐसा लगा था कि ब्रांड मोदी का प्रभाव घट रहा है, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जीतकर बीजेपी ने ब्रांड मोदी को फिर से स्थापित कर दिया है। इसका असर बिहार और दूसरे राज्यों में जरूर दिखेगा जहां इसी साल चुनाव होने हैं। बात करें आम आदमी पार्टी की तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा स्टार्टअप था जिसने निवेशकों को बड़े बड़े सपने दिखाए और खुद ही दिवालिया हो गई। केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे ने, मित्र रहे कुमार विश्वास ने उनकी खूब आलोचना की है। केजरीवाल पूछते रहे कि बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। वास्तव में बीजेपी केजरीवाल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही थी और जनता से पूछ रही थी इस चेहरे को हां कहेंगे या ना, तो जनता ने ना कर दिया। सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस की हार के बाद सोशल मीडिया में जीरो चेक कर लो वाला मीम वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने दिल्ली में विधानसभा के लगातार 3 चुनावों में और 3 लोकसभा के चुनाव में, यानी कि कुल 6 चुनाव में अपना खाता ही नहीं खोल सकी। तो क्या कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या टीम के लगातार खराब प्रदर्शन के लिए टीम के कप्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? दिल्ली में तो कांग्रेस का बीजेपी के साथ ज्वाइंट वेंचर था केजरीवाल को हराना। नई दिल्ली सीट समेत 15 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस नहीं होती तो आम आदमी पार्टी जीतती और उसे कुल 37 सीटें मिल जाती, तो बीजेपी को 33 सीटें मिलती। लेकिन क्या इससे इंडिया गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा? सवाल कई और भी हैं, जैसे क्या बीजेपी ब्रांड मोदी को दूसरे राज्यों में भुना पाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति का अंत हो जाएगा? क्या कांग्रेस में नेतृत्व बदलने पर विचार नहीं किया जाएगा? क्या दिल्ली की देखा देखी पूरे देश की जनता फ्री बीज की मांग नहीं करेगी? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बनाए शीश महल का क्या होगा? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी की तरफ से अनिल गोयल जी और आम आदमी पार्टी की तरफ से नरेश शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष शुक्ला जी इस चर्चा में पूरे वक्त हमारे साथ रहेंगे। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और डॉक्टर मनीष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। अनिल जी, फ्री बीज को लेकर आपके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी, चूंकि आपने भी बड़े लंबे लंबे दावे वादे किए हैं। उन वादों को निभाना साधारण बात नहीं होगी दिल्ली में। आलोक जी, हम कोई भी वायदा करते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग बनाते हैं। आप निश्चित तौर पर हमने जनता को जो भी वायदे करे हैं, जनता को उन वायदों को पूरा करके दिखाएंगे और दिल्ली का विकास करके दिखाएंगे। जो दिल्ली का विकास नहीं हुआ, 11 साल से दिल्ली का विकास रुका हुआ था, दिल्ली के विकास को करके दिखाएंगे और जो वायदे हमने करे हैं वो वायदे निभा करके दिखाएंगे। तो आप इसकी चिंता ना करें और हर एक की हमारे पास प्लानिंग योजना है। उस योजना से किस तरीके से हम काम करेंगे वो आपको पता लगेगा। जैसे आपने देखा, हमने फर्जी राशन कार्ड खत्म करे, हमने फर्जी जो काम थे वो सारे खत्म करे।
जो जेन्युइन काम थे वो लोगों तक पहुंचे, जेन्युइन सुविधाएं लोगों तक पहुंचे, वो पहुंचेंगी और जो फर्जीवाड़ा है वो खत्म होगा। अगर कोई भी फर्जीवाड़ा किसी ने कर रखा होगा तो उसको हम खत्म करेंगे, लोगों को पूरी सुविधाएं पहुंचाएंगे, जो लोगों से वायदा कराए उस लोगों को निभाएंगे दिल्ली की जनता से। जी नरेश शर्मा जी, कहाँ इतनी बड़ी चूक हो गई जिसकी वजह से आपका ये हश्र हो गया दिल्ली में? नहीं देखिए, नमस्कार आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को भी। और कहीं चूक का मामला देखिए, जो भी अब जनता जनार्दन ने विपरीत करना है, जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैलाया, जनता उसके अंदर कहते हैं कि पूरी तरह से बह गई। हमने बहुत काम की और अब इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है कि अब ये हुआ या मुद्दों की राजनीति के ऊपर। अब जो भी है, भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे द्वारा कार्यक्रम चलाए गए या जन नीतियां के लिए प्रोग्राम थे, उसको कंटिन्यू रखे और उसके लिए आगे काम करे। बस यही उम्मीद है कि जनता के काम होने चाहिए, जनता के काम रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि मेरी आवाज मिल जाएगी, वादे के ऊपर कभी खड़े नहीं हो पाती। तो हम चाहेंगे कि ये जो वादे हैं, जो इन्होंने बोला कि कंटिन्यू करेंगे, हम चाहते हैं पूरे देश के अंदर कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी ये सुविधाएं पूरे देश के अंदर दे, जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर दी और उन्होंने बोला हम कंटिन्यू करेंगे। तो वो योजनाएं जो इनके स्टेट्स हैं, जहाँ इनकी सरकारें हैं, इनके अंदर भी लागू करें, और ताकि पता चले कि लोगों तक एक अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन सबकी नीति के ऊपर जो अरविंद केजरीवाल ने काम किया, उनको ये कंटिन्यू करें। और जो उन्होंने कहा है कि हम जो है दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे कहीं भी, तो उसके लिए मैं इनको शुभकामना देना चाहता हूँ कि कम से कम हम 1 साल नहीं कहते, आपको 2 साल का समय देते हैं, 3 साल समय ले लीजिए, उसके अंदर कुछ करके दिखाइए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि दूसरों की राजनीति रहे कि आप कभी, क्योंकि नियर बाय स्टेट आपके रहेंगे, हरियाणा भी आपका रहेगा, दिल्ली भी आपका, यूपी भी आपका है, तो कहीं ये एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि मैं ये आपकी पार्टी फिर से दूसरों के ऊपर डालने लगे। हरियाणा के नहीं, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी बहुत पॉल्यूशन है, वो वहां से भी आता है, यूपी के अंदर बहुत पॉल्यूशन है, और तो इसको काम से होने से पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, यमुना साफ होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने यू टर्न ले लिया ऑलरेडी कि यमुना को हम साफ करेंगे, लेकिन समय नहीं बताया, और जबकि मैनिफेस्टो के अंदर 3 साल का समय दिया। अब तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा कि कोई भी, क्योंकि राजनीतिक गलियारों के अंदर सत्ता परिवर्तन हो चुका है और सत्ता के लिए अब भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट है, उन्हें काम करना है। जी ठीक है। मनीष जी, बीजेपी ने भी केजरीवाल को काउंटर करने के लिए जो बड़े बड़े दावे किए, अभी जो अनिल गोयल जी से हम बातचीत कर रहे थे, आप सुन भी रहे होंगे, क्या बीजेपी के लिए इतना आसान होगा ये सारी चीज़ें लागू करना? चूँकि यहाँ पर बजट की समस्या को का रोना तो लगातार हम लोग देख ही रहे थे, ऐसे में क्या बीजेपी के लिए जो इतने बड़े बड़े दावे वादे किए गए हैं वो दिल्ली की जनता के साथ लागू करना आसान होगा? आलोक जी, देखिए दिल्ली भले ही राज्य हो, लेकिन दिल्ली जो है मुख्य रूप से जो नगर निगम है वो बहुत ही स्ट्रांग है वहां पर। और एमपीडी को जब बीजेपी हारी तो उसके बाद में जनता को पता चला कि बिजली पानी की समस्याओं से ज्यादा सड़कों की समस्या है, गंदगी है, अंबार है। आप पुरानी दिल्ली में जाकर देख लीजिए, 1 साल में ही जनता उकता गई। तो ब्रांड जो केजरीवाल था वो रेवड़ियों के लिए जाना जाता था। वहां पर भाजपा ने जिस तरह के दावे किए और जिस तरह की योजनाएं लाई है वो लगातार चल रही है, उन्हीं को इंप्लीमेंट करना आगे जाके। अब महिला सम्मान है, पूरा 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए वहां पर खर्च होना है। तो बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है और निश्चित रूप से जो केंद्रीय बजट है वो अगर बढ़ गया तो ये योजनाएं आम रूप से इंप्लीमेंट हो जाएगी। और बीजेपी जो योजनाएं जिस तरह की बातें की है, चाहे महिला सम्मान मध्य प्रदेश में वो लागू है, महाराष्ट्र में भी शुरू है, और उसके बाद में आप देख रहे हैं जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर ये योजनाएं चल रही है। तो बीजेपी के ठीक है मनीष जी आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा। अनिल जी के पास चलता हूं, फिर आपके पास आता हूं। अनिल गोयल जी, आप लोग क्या मानते हो, ये दिल्ली बीजेपी की रणनीति की जीत है या ब्रांड मोदी की जीत है? सही मायनों में ये जनता की जीत है। जनता चुनाव लड़ी है और ये कुशासन की हार है, ये झूठे वायदों की हार है, ये जनता को गुमराह करने की हार है, दिल्ली को शराब की नगरी बनाने की हार है, दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाने की, जो गड्ढे युक्त बनाने की हार है, ये यमुना नदी को गंदा करने की हार है। ये निश्चित तौर पर ये जो हार है वो केजरीवाल की कुरीतियों के खिलाफ हार है।
उनके कुशासन की हार है। और जनता ने जब उनके कुशासन को स्वीकार नहीं करा तो उसके सामने बीजेपी एक उम्मीद के रूप में किरण दिखाई दी, उसने बीजेपी का समर्थन करा। और निश्चित तौर पर ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का तो ब्रांड है ही है, वो तो पूरे देश में उनका ब्रांड चलता है। कार्यकर्ताओं की मेहनत भी इसमें बहुत बड़ी उपयोग भूमिका है। काम हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत करके तन मन धन लगा करके इस चुनाव में लड़े और इस चुनाव को उन्होंने विजयश्री पाया। लेकिन पूरा सहयोग जनता का है, जनता के सहयोग के बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता। और जनता इनके कुशासन से परेशान थी, जिसका जनता ने जवाब दिया। जो ये भ्रष्टाचार से परेशान थी, जिसका जनता ने इनको जवाब दिया। झूठे वायदों से परेशान थी, जिसका जनता ने इन्हें जवाब दिया। जी नरेश शर्मा जी, 15 सीटें ऐसी हैं जो आप कांग्रेस की वजह से हारे, यानी कि अगर वो सीटें नहीं हारते तो आप 37 पे होते और बीजेपी 33 पे होती। इंडिया गठबंधन की अब याद आ रही है? अगर मिलकर लड़े होते तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में ये मैंडेट और जनता आपके पक्ष में होती। इंडिया गठबंधन अगर अपना वजूद रखता तो। नरेश जी को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर मनीष हेलो। डॉक्टर मनीष, आपसे भी वही सवाल कर रहा हूं मैं कि क्या दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाकर इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाया है? क्योंकि आप ये देखिए कि 15 सीटें ऐसी रहीं जहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरवाने का काम किया। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस को इससे रणनीति बनानी होगी या समझना होगा कि उसे किस तरह से चुनाव चलना है। या तो वो राज्यों में जो छत्रप है उनको बिल्कुल अपने साथ ले और सीटों का बंटवारा करे, आगे 10 सालों के लिए रणनीति बनाए, 15 सालों के लिए रणनीति बनाए, और या फिर बिल्कुल अकेली चले। जिस तरह का आपने देखा हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को डैमेज किया, उसी तरह से आम आदमी पार्टी को यहाँ कांग्रेस ने डैमेज किया। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है वो इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो दल है उनको जोड़ना चाहता है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। जी, इंडिया गठबंधन जो है उसको एकजुट रखने का काम जो है वो जितना कांग्रेस का उतना ही दूसरे भी दलों का है। उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लड़ लो आपस में। तो ये जो रणनीति है कि आप जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो साथ साथ में होंगे और जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो एक दूसरे के साथ। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। कांग्रेस का जो बुरा हाल लगातार होता जा रहा है ये इसी कारण है कि कांग्रेस जो एक अधर की स्थिति में लटकी हुई है, वो केंद्रीय नेतृत्व जो है उसका उतरता नहीं। आप ये देखिए कि दिल्ली के चुनाव में कहीं भी केंद्रीय नेतृत्व नजर नहीं आया। लोकल लीडरशिप को उन्होंने प्रमोट नहीं किया। अजय माकन एक तरह से गायब हो गए। चुनाव के शुरुआत में नजर आए, उसके बाद नहीं नजर आए। संदीप दीक्षित को जिस तरह से प्रमोट किया गया वो बिल्कुल बहुत ही हल्की बात रही। न्याय यात्रा शुरू हुई, न्याय यात्रा में राहुल गांधी कहीं दिखे ही नहीं। न्याय यात्रा कब दिल्ली से होकर गुजर गई किसी को पता ही नहीं चला। आम आदमी पार्टी का वोट अभी उनके साथ में है परसेंटेज। देखिए यहाँ पर खारिज किए गए अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी अभी भी जो है मुकाबले में है और बड़ा ही रोचक है। यूपी में समाजवादी पार्टी नंबर 2 पे है। तो कांग्रेस को अब रणनीति बनानी होगी, उसको किस तरह से लड़ना है। वो गठबंधन के साथ लड़ना चाहती है तो पिछलक्कू बन के रहे, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे या आपका ये उत्तर प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र में आप देख ही रहे कांग्रेस का हाल। तो कांग्रेस ने अपनी जो ये हालत की अपने आप की है, उसको खुद आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और ये जो चुनावी जो रणनीति है इसको हट के, जैसे भाजपा ने संघर्ष किया और लगातार एक आंदोलन के जरिए, मुझे नहीं लगता राम मंदिर से बड़ा आजादी के बाद कोई आंदोलन हुआ। बाकी सारे आंदोलन हुए फ्लॉप हो गए। अन्ना आंदोलन देखा, उसका हश्र आपको 10 साल बाद ही पता चलता। तो इस तरह की रणनीति एक कांग्रेस को बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष भी देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी नरेश शर्मा जी, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नरेश शर्मा जी से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एक बार फिर अनिल गोयल जी के पास चलेंगे। अनिल गोयल जी, लगता नहीं कि इस जीत में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 15 सीटें ऐसी रही हैं जिसमें कांग्रेस की वजह से आप वो सीटें जीते। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े होते तो शायद आप 33 में सिमटते। और इस फिगर के मुताबिक ये गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन यानी कि आप और कांग्रेस अगर मिलकर लड़े होते जैसे लोकसभा में लड़े थे तो ये 37 सीटों पे होते। आलोक जी, इनका पक्ष सिर्फ चुनाव जीतना है, सत्ता पाना है। इनका लक्ष्य देश की सेवा नहीं है, इनका लक्ष्य दिल्ली की सेवा नहीं है।
इंडी गठबंधन जो बना है वो मतलब के लिए बना है, मजबूरी का गठबंधन है। ये देश के विकास का होना चाहिए, देश की चिंता करनी चाहिए, देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए, वो कहीं भी नहीं झलकता। ये जहां इनके आपस के हित टकराते हैं वहां आमने सामने लड़ते हैं, और जहां आपस के मतलब हल होते हैं वहां गठबंधन में लड़ते हैं। तो जनता ये देख चुकी है कि इन्होंने का जो है लक्ष्य सिर्फ अपने परिवार को बचाना, अपने आप को बचाना, अपनी पार्टी को बचाना, देश से कोई मतलब नहीं है। और इस तरह की जो पार्टियां हमेशा आगे भी ऐसा होता रहेगा कि अपने मतलब के लिए इकट्ठी होंगी, अपने मतलब के लिए अलग होंगी, आपसी सिर्फ बटवारे के लिए ये सब काम करेंगी। लेकिन देश की जनता अब समझ चुकी है, देश की जनता ने ये देख लिया है कि एक तरफ वो पार्टी है जो देश के विकास की बात करती है, देश के को आगे बढ़ाने की बात करती है, एक तरफ वो पार्टियां हैं जो अपने परिवार को बचाने की बात करती हैं, परिवार को आगे बढ़ाने की बात करती हैं, अपनी पार्टी को बचाने की बात करती हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करती हैं। और दोनों बातों में बहुत मूलभूत अंतर है। तो जनता स्वाभाविक बात है कि उनको स्वीकार करेगी जो देश के लिए बात करेंगे, जो दिल्ली के लिए बात करेंगे। हमने दिल्ली के लिए बात करी, हमने दिल्ली के लिए जो भी कर सकते थे केंद्र में सरकार होते हुए हमने वो सब काम करे, चाहे कोविड काल का मामला हो, चाहे आउटर रोड बनाने का मामला हो, चाहे द्वारका एक्सप्रेस के मामला हो, यानी जो हम कर सकते थे हमने करा। और अब डबल इंजन की सरकार आएगी तो दिल्ली का पूर्ण विकास होगा। और मैं सहमत हूं कि जब से एमसीडी गई है इनके पास, मैं आलोक जी एक बात और है, जब से एमसीडी आम आदमी के पास गई है दिल्ली फिर कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है। एमसीडी भी निश्चित तौर पर बहुत जल्दी अगर बीजेपी के पास नहीं आई तो ये भी एक समस्या बनी रहेगी कि दिल्ली बिल्कुल ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। दिल्ली के विकास में ट्रिपल इंजन की सरकार निश्चित रूप से चाहिए। नरेश शर्मा जी, लगता नहीं कि गठबंधन न करना आपके लिए चूक रही? अगर मिलकर लड़े होते तो आप सत्ता में ही होते। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली की विकास की अनदेखी जो आप लोगों ने की, आप लोग फ्री बीज पे फोकस्ड रहे, वो भी आपके लिए घातक बना। नरेश जी से बार बार फ़ोन कट जा रहा है, नरेश जी से हमारा आज संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर मनीष के पास एक बार फिर चलूँगा। डॉक्टर मनीष, आपने मेरा सवाल सुन ही लिया है, मैं चाहूँगा कि वो आप उसका जवाब दें कि क्या दिल्ली का विकास की अनदेखी जो किया आम आदमी पार्टी वो इनके लिए भारी पड़ा? गठबंधन की बात आपसे चर्चा कर ही चुका हूँ, तो निश्चित रूप से विकास की अनदेखी हुई। ये पूरा 11 के 11 साल का जो शासन रहा इनका फ्री बीज पर पूरी तरीके से केंद्रित रहा कि हम क्या निशुल्क और मुफ्त सुविधाएं दिल्ली की जनता को दे सकते हैं, इस पर ही पूरा शासन फोकस रहा, पूरी सरकार फोकस रही। उस सरकार ने ये चिंता नहीं की कि दिल्ली का विकास भी उतना ही जरूरी है, दिल्ली की यमुना की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। आलोक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दिल्ली के जो मुद्दे थे वो इतने ज्यादा हावी हो गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से सत्ता में आई थी एक तूफान की तरह आई थी। बिल्कुल आप देखेंगे जब 2013 में हुए, फिर उसके बाद में 2015 में जब आई है पूर्ण बहुमत में 67 सीटें आई, एकदम 62 सीटें आई 62, फिर 2020 में आई, तो जनता का एक बड़ा विश्वास था, एक इमेज थी जो इन्होंने कहा ना हम राजनीति नई तरह की करने आए हैं। वहां पर यह था कि एक कट्टर ईमानदार की छवि थी, और वही छवि जो है वो सीधे सीधे जो शीर्ष नेतृत्व था उसको उसने ध्वस्त कर दिया। आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी नहीं हारी है, यहां पर केवल 2% का वोट बैंक। आप लगातार कह रहे हैं कि अगर गठबंधन हो जाता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन वहां पर केजरीवाल को खारिज कर दिया गया, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन जेल गए थे वो चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया जेल गए थे वो हार गए। जो इनका टॉप लीडरशिप थी वो जनता ने सीधे से खारिज कर दिया। फ्री बीज जनता को नहीं चाहिए थी। प्रवेश वर्मा का मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था जब उन्होंने कहा कि भाई जनता को अगर फ्री बिजली मिल रही हो तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, जनता को अच्छी एजुकेशन मिल रही हो, अच्छे स्कूल हो गए तो आप आम आदमी को वोट दे दो, वरना हमें दे दो, और चुनाव यहीं से स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रवेश वर्मा हो या भाजपा हो, पूरा बूथ मैनेजमेंट जो है, जो माइक्रो मैनेजमेंट इन्होंने किया, सीधा सीधा जनता से संवाद किया, और जो समस्याएं थी
आप देखिए जाके सीलमपुर में जो बीजेपी लड़ी है, जिस तरह से पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, वहां पर इतना गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है कि जनता उकता गई, आप सड़क से निकल नहीं सकते हैं, बदबू आ रही है वहां पर। शहादरा में भी यही हाल है। तो ये चीजें जनता को प्रभावित कर रही हैं। विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, और ये आश्चर्य की बात है कि जनता ने इस बार जो है एक तरफा उसी को विकास को ही मुद्दा बनाकर वोट किया। जी बिल्कुल। नरेश शर्मा जी, गठबंधन की अनदेखी, विकास की अनदेखी, ये दो मुद्दे ऐसे रहे जिसने आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई, क्योंकि 15 सीटें ऐसी रहीं जो कांग्रेस की वजह से आप हारे। यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लोकसभा में चुनाव मिलकर लड़े थे, वैसे ही अगर विधानसभा में मिलकर लड़े होते तो आप 37 सीटों पर ठहरते, जो फिगर दिल्ली के बता रहे हैं, और बीजेपी 33 सीटों पर सिमटती। नरेश जी से एक बार फिर हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। अनिल गोयल जी के पास चलेंगे। अनिल गोयल जी, ये पूरा चुनाव जैसे 2013 में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ केंद्रित कर रखा था और भ्रष्टाचार के मुद्दे को खूब जम कर ऊपर उठाया, और उसके आधार पर 2013 में पहली बार लॉन्च हुए अरविंद केजरीवाल। उसी तरीके से आपने भी रणनीति बनाई, स्ट्रेटजी बनाई, और पूरी तरीके से केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर दिया। आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को, और आम आदमी पार्टी के जो सारे खास चेहरे थे उन सबको आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर दिया। उसका फायदा आपको मिला। अब क्या इनका जो मुद्दे, जिन मुद्दों के आधार पर आपने घेरा है, उन घोटालों की जांच, उन भ्रष्टाचार की जांच को और आगे कंटिन्यू किया जाएगा, या आपका मकसद पूरा हो गया? दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जिस पे दिल्ली की जनता ने आप पर बहुत बड़ा भरोसा किया है, दिल्ली की जनता को यमुना रिवर फ्रंट देखना है, वो कब तक देखने को मिल जाएगा? आलोक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है। एक बात तो मैसेज बड़ा स्पष्ट सभी राजनीतिक दलों को गया है कि दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार सहन नहीं करती। केजरीवाल ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के सत्ता में आए, और दुनिया भर के पूरी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और जब उनको सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस का समर्थन लेकर के सत्ता प्राप्ति करी, और सारी भ्रष्टाचारी की फाइलों को दबा करके बैठ गए, किसी भी भ्रष्टाचार के काम पर उन्होंने अंकुश नहीं लगाया। जनता ने ये देख लिया है कि एक अगर कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहने वाले केजरीवाल जी उनकी गोदी में जाके बैठ गए हैं, और उनके भ्रष्टाचार के मामले में चुप हो गए हैं, और अपने भ्रष्टाचार को बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित को नकारा, कांग्रेस सरकार को नकारा, उसी तरीके से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को नकारा है। तो और जहां तक जांच का सवाल है, वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी कल कह भी चुके हैं कि जिन्होंने खाया है, जिन्होंने लूटा है, उनको लौटाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर सारी कैग की रिपोर्ट पेश होगी, जांच होंगी, जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है उन पर कार्रवाई होगी, और एक ऐसी कार्रवाई होगी कि सभी लोगों को इस बात की नसीहत होगी कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। भ्रष्टाचार एक घुन का रूप में देश में व्याप्त हो चुका है, उसको खत्म करने का हमारा पूरा प्लान है। और यमुना की बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम 3 साल के अंदर अंदर यमुना में डुबकी लगाने लायक यमुना को बना देंगे। हम केजरीवाल वाला झूठा वायदा नहीं कर रहे कि हम अगले साल डुबकी लगाएंगे, अगले साल डुबकी लगाएंगे, और अगले साल करते करते 11 साल हो गए, और यमुना नदी की यमुना मैया की जगह उन्होंने यमुना नाला बनाकर छोड़ दिया। और हम इस पर कृत संकल्प हैं कि यमुना नदी को भी साफ करेंगे, और उसमें डुबकी लगाने की करेंगे, जिससे आदमी आए वहां पर स्नान कर सके और यमुना नदी में दर्शन कर सके। जी ठीक है। फिलहाल हमें वक्त इतने की इजाजत देता है। इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। नरेश जी, डॉक्टर मनीष और अनिल गोयल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। फिलहाल दिल्ली में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली की जनता ने इस चुनाव से पूरे देश को झकझोर दिया है। बीजेपी जहां ब्रांड मोदी के सहारे अपना विस्तार करने का सपना देख रही है, वहीं कांग्रेस का नेतृत्व दक्षिण भारत की ओर शिफ्ट हो सकता है। आम आदमी पार्टी के सिर पर तो अस्तित्व का संकट बना ही हुआ है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।